तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एंशिएंट सेज वो सब लोगों को बचाने के लिए एक पावरफुल बैरियर बनाकर उसे दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बैरियर बीच में से टूट गया था और सारे ही डीमंस वो उस डोमेन के अंदर घुसकर लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। मगर यहाँ पर वो डीमन सेज फौरन से उस एंशिएंट सेज को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है, जिसके बाद फिर लियो वहां पर आता है और उस सील को रिपेयर करने के लिए एंशिएंट सेज की जगह ले लेता है। ये देखने के बाद एंशिएंट सेज वो फौरन से अपनी 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को यूज करते हुए लियो के साथ अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेता है और दोनों ही अपनी पावर्स को यिन एंड यांग में कन्वर्ट करते हैं। जिसके बाद हमने वहां पर एक सुप्रीम यिन यांग बॉडी देखी थी, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि वो जायंट बॉडी सिर्फ अपनी एक फिंगर के जरिए ही उस डीमन सेज को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है और वो डीमन अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर वहां से भाग जाता है। मगर एंशिएंट सेज उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो फौरन से 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन पावर वो लियो की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और खुद उन डीमंस को मारने के लिए उनके पीछे चला जाता है। और लियो वहां से निकलकर फौरन से सिटी में आया था, तो वहां पर उसे बहुत ही बड़ी सेरेमनी नजर आती थी, एक बहुत बड़ी सेरेमनी नजर आ रही थी। तो वो वहां पर बैठकर लोगों से पूछता है कि यहाँ पर किस चीज की सेरेमनी है। तो वो लोगों से बताते हैं कि असल में आज यहाँ के एम्परर का बर्थडे है और सभी बड़ी बड़ी फैमिलीज यहाँ पे एम्परर को बर्थडे विश करने के लिए आने वाली है। और यहाँ पर लियो को यह भी पता चल जाता है कि यिन टियानडी वो अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा है। और वो लोग लियो को बताते हैं कि यिन टियानडी के बहुत सारे स्वॉर्न ब्रदर्स हैं, यानी कि यिन टियानडी अगर खुद वो आइसोलेशन में है तो भी वो आइसोलेशन में रहकर लियो को मरवाने के लिए अपने उन स्वॉर्न ब्रदर्स का इस्तेमाल कर सकता है या फिर डिफरेंट सेक्ट्स को लियो को मारने का टास्क दे सकता है। यिन टियानडी वो ज़ेवी स्टार का सबसे पावरफुल वॉरियर है, क्योंकि वो 1 की 3 बॉडीज में कन्वर्ट हो सकता है। और ये टेक्निक भी उसने तकरीबन 10 साल पहले सीखी थी और पता नहीं अब तो वो कितना ही ताकतवर हो चुका होगा। और ऊपर से उसके बहुत सारे सेक्ट्स के साथ इतने गहरे रिलेशंस हैं कि सिर्फ उसके कहने पर और सिर्फ यिन टियानडी के कहने पर वो सारे के सारे सेक्ट एक साथ मिलकर उस लड़के को ढूंढ निकालेंगे जिसने उसके भाई को मारा है। और वहां पे वो गंजा भी उसे बताता है कि तुम तो अभी फुसेंग डिवाइन ट्री क्लान के बारे में तो कुछ जानते भी नहीं होगे। उनके पास लुया नाम का 6th प्रिंस मौजूद है। लुया गोल्डन क्रान का यंग जीनियस डिसाइपल है, जिस पर खुद गोल्डन क्लान प्राउड फील करता है। और गोल्डन क्लान वो उसकी पावर्स को बढ़ाने के लिए ज़ेवी स्टार के एक से बढ़कर एक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। और वहां पे फिर दूसरा वॉरियर बताता है कि गोल्डन क्लान के कुछ जूनियर वॉरियर्स वो बर्थडे विश करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं और हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से वहां पर गोल्डन क्रो क्लान के वो सारे के सारे जूनियर डिसाइपल्स आ पहुंचते हैं और उनके हाथों में ढेर सारा सामान होता है। वो लोग आकर बताते हैं कि 6th प्रिंस वो भी कुछ देर के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। फिलहाल उन्हें कुछ जरूरी काम था, तो इसलिए वो पहले वो काम करने गए हैं, जिसके बाद वो सीधा यहीं पे ही आएंगे। वो अपने और उन्होंने बताया है कि वो पहले 9th प्रिंस को अपनी जगह भेजेंगे और वो भी बहुत जल्द यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। मगर हम आपके लिए ये बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट लेकर आए हैं। लियो गौर से उन लोगों को देख रहा होता है। वहां पे मौजूद एक सर्वेंट उन लोगों से कहता है कि इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, आप लोग आकर बैठ जाओ और थोड़ा सा आराम करो, लगता है आप लोग थक गए हैं। ये कहने के बाद वो लोग जब वहां पर बैठने को आते हैं तो उन्हें वहां पर लियो दिखाई देता है, जिस पर एक वॉरियर फौरन से अपने सीनियर से कहता है कि ब्रदर वहां देखो। जब वो वॉरियर देखता है तो उसे लियो कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जिस पर वो कहता है कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहीं ये वही वांटेड लिस्ट वाला वॉरियर तो नहीं कि जिसका पोर्ट्रेट हमें दिखाया गया था, क्योंकि इसकी शक्ल उस पोर्ट्रेट से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। वो लोग फौरन से लियो की टेबल पर आकर जोर से हाथ मारते और कहते हैं कि अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम। तो लियो से कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो गुस्से से कहता है कि मैंने पूछा है तुम्हारा नाम क्या है, क्या यहाँ पर तुम एक गेस्ट के तौर पर आए हो। इतना कहने के बाद वो दूसरा वॉरियर जैसे ही अपनी उंगली उसकी तरफ आगे बढ़ाता है तो लियो उसकी उंगली मरोड़ देता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। और फिर वो उन लोगों से कहता है तुम लोग हाथ में ये स्क्रोल लिए फिर रहे हो और मुझे तलाश कर रहे हो, मुझे लगता है तुम लोग मुझसे दोस्ती तो करने बिल्कुल नहीं आए। ये कहने के बाद सब लोगों की नजर जब लियो पर पड़ती है तो वो सब लोग पहचान जाते हैं कि जिसने यिन टियानजी को मारा था। और वहां पे नीचे पड़ा हुआ वो वॉरियर अपने साथी से कहता है कि तुम मुंह क्या देख रहे हो,
इसे खत्म करो। ये कहने के साथ वो दूसरा वॉरियर अपनी सोड निकाल कर जैसे ही मारने को आता है तो लियो अपना टेबल पे हाथ मारते हुए हर एक चीज ऊपर उठा देता है और एक वॉरियर को एक वाइन पोट के साथ उठाकर दूर फेंक देता है और फिर दूसरे के अटैक को डॉज करते हुए फौरन से पीछे हटता है और उन्हें किक मारकर दूर उछाल फेंकता है, जिसके बाद वो उस पहले वाले वॉरियर को पकड़कर दबोच लेता है और अपना पैर उसके ऊपर रखते हुए कहता है कि तो अब बताओ तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो। मगर वो वॉरियर कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, सिक्स प्रिंस वो भी यहीं पे ही आ रहा है और वो बहुत जल्द यहाँ पे पहुँचने वाला है। अगर तुमने खुद को सरेंडर ना किया तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। ये कहने के बाद लियो उस वॉरियर को छोड़ देता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे उस प्रिंस का यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। पर मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम्हारे उस सीनियर मास्टर ने एरोगेट होने की कोशिश की तो मैं उसका हशर वही करूंगा जो मैंने तुम लोगों का किया है। ये कहने के साथ लियो अपने ओरा के जरिए उन लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। इतना कहने के बाद वो सारे के सारे वॉरियर वहां से चले जाते हैं और हमें लियो का वो पोर्ट्रेट भी दिखाया जाता है। उसके साथ साथ वहां पर एक और वॉरियर अपना एक वाइन का कप लियो की तरफ थ्रो करता है तो लियो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो वॉरियर लियो के पास आकर उस कप में वाइन डालता है और लियो से कहता है कि ब्रदर तुमने सच में अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम जानते हो ना कि तुमने किससे पंगा लिया है, मगर तुम अभी भी इतने ज्यादा शांत हो, तुम्हारी हिम्मत की सच में दाद देनी पड़ेगी। मगर लियो से कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे साथ बैठने से गोल्डन क्रो क्लान वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तो वो लड़का कहता है कि गोल्डन क्रो क्लान वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अगर मैं तुम्हें पकड़कर उनके हवाले भी कर दूं तो भी वो लोग मुझे मार ही देंगे। ये सुनकर लियो कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक कर सकते हैं। ये कहते हैं वो दोनों वहीं पर ही बैठकर वाइन पी रहे होते हैं, मगर वहां मौजूद लड़कियां वो उस लड़के की तरफ देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये लड़का ये तो यान कियान है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अकेले ही मोर्टल वर्ल्ड को क्रॉस करके इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने की कोशिश की है और इसका डाउ हार्ट वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये दिखने में भी कितना हैंडसम है। मगर दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि लुया और उसके जितने भी जूनियर से वो इस लड़के को पिछले कई सालों से ढूंढ रहे हैं और ये लड़का उनसे हजारों मील दूर छुपता फिर रहा है। ये लड़का इतना भी वीक नहीं है, अगर ये कमजोर होता तो ये कब का मारा जा चुका होता। इसमें कुछ तो खास बात जरूर है। और यहाँ पर लियो वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो लड़का कहता है कि तुम मुझे यान कह सकते हो, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते होगे। मगर लियो कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या काम कर दिया है कि गोल्डन क्रो क्लान तुम्हारे पीछे पड़ा है, कहीं तुमने उनकी दुम पर पैर तो नहीं रख दिया। ये सुनकर यानो से बताता है कि बस मुझे खूबसूरत चीजों को तलाश करने का बहुत शौक है, खास तौर पर गोल्डन क्रो क्लान की लिटिल ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो कि इतनी खूबसूरत है कि उस पर कोई भी शख्स फिदा हो सकता है। जब उसने मुझे पहली मर्तबा देखा था तो मैं तो उसके प्यार में पागल हो गया था और तुम इस तरह मुझे घूरकर मत देखो, मेरा हार्ट वो बिल्कुल प्योर है और तुम्हारी ये नजरें बिल्कुल भी प्योर नहीं लग रही। मगर लियो जैसे ही मुस्कुराता है तो दूसरी तरफ वो बंदा फिर उसे यकीन दिलाता है कि मैं हेवन की कसम खा कर कहता हूँ मैंने उस लड़की के साथ सिर्फ कुछ दिन ट्रैवल किया था, मेरा उस लड़की के साथ कोई भी गलत रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बिल्कुल मासूम हैं। तो लियो कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे भी लोग रहते हैं जिन्हें लड़कियों का इतना शौक है, पर बदकिस्मती से शायद हम दोनों की मंजिल एक नहीं है, इसीलिए मुझे अब अपने रास्ते जाना होगा और तुम्हें अपने रास्ते। मगर वो लड़का उसे रोकता है और कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने तो तुम्हें गोल्डन क्रो क्लान के बारे में अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है गोल्डन क्रो क्लान का नाइन्थ प्रिंस जैसे ही वहां पे अपीयर होता है तो वो अपने जूनियर के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मगर वहां पे मौजूद एक सर्वेंट आकर कहता है कि नाइन्थ प्रिंस आपको देखकर अच्छा लगा, मगर बर्थडे विश करने के लिए आपको खुद से आने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर वो नाइन्थ प्रिंस उस वॉरियर से कहता है कि आज तुम्हारे मास्टर की बर्थडे है, इसीलिए मैं तुम लोगों का इतना लिहाज कर रहा हूँ कि मैं इस सेरेमनी को खराब नहीं करूंगा, इसीलिए तुम उस लड़के को फौरन से बाहर बुलाओ। ये सुनकर वो बंदा फौरन से भागते हुए जाता है और सीधा लियो के पास जाकर पहुंचता है और कहता है कि
फेलो ब्रदर, गोल्डन क्रो क्लान का 9th प्रिंस वो तुमसे मिलने के लिए आया है, इसीलिए तुम्हें अब यहाँ से बाहर आना होगा। मैं चाहता हूँ कि प्लीज यहाँ पे सेरेमनी को खराब मत करो, इसीलिए प्लीज उससे बाहर जाकर मिल लो। तो लियो कहता है कि 9th प्रिंस, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। उससे कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो मुझसे आकर मिले, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। ये कहने के बाद वो वॉरियर फिर एक लंबा चौड़ा रास्ता चल कर जाता है और 9th प्रिंस को कहता है कि यंग मास्टर लियो ने कहा है कि आप बाहर मिलने के बजाय उससे अंदर आकर मिल जाएं, क्योंकि एक साथ अंदर वाइन बैठकर पिएंगे तो वहां पे मजा ज्यादा आएगा और वहां का माहौल भी काफी अच्छा है, इसलिए वो वहां पे आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर वो प्रिंस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उस लड़के की इतनी हिम्मत, वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि मैं खुद चलकर उसके पास जाऊं। उसे कहो कि फटाफट यहाँ पे आ जाए, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो वॉरियर फिर फौरन से लियो के पास भागते हुए जाता है और लियो से कहता है कि असल में गोल्डन क्रो क्लैन का वो यंग मास्टर बाहर कल्टीवेशन कर रहा है, इसीलिए वो अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए प्लीज आप उसके पास चलकर जाएं। मगर लियो से घूर कर देखता है, जिस पर वो वॉरियर डर सा जाता है और लियो से समझाता है कि जाकर उस 9th प्रिंस को बता दो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो मेरे पास आ जाए, मैं उसका नौकर नहीं कि उसके कहने पर कहीं पे भी चला आऊंगा। इसी तरह वो लोग उस बेचारे को कभी बाहर तो कभी अंदर भगाते रहते हैं। वो बेचारा कभी यहाँ से मैसेज वहां ले जाता है, वहां से फिर वापस लियो के पास आ जाता है। इसी तरह उस प्रिंस का गुस्सा सर पर चढ़ जाता है और वो उसी वॉरियर पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारा हेवनली वुल्फ मैनर, क्या ये उस लड़के के साथ है या फिर हमारे साथ है? तो हेवनली वुल्फ मैनर का वो वॉरियर कहता है कि हम लोग बिल्कुल आपकी तरफ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग एक अनजान आदमी का साथ दें? इतना कहने के बाद वो लियो से मिलने के लिए फौरन से अंदर चला जाता है। तो लियो उसे देखकर कहता है कि तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी टांगे बिल्कुल ठीक है, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए हो। जिस पर वो वॉरियर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उम्मीद है कि जितना तुम अकड़ रहे हो उतना तुम्हारे अंदर दम जरूर हो, वरना मैं तुम्हारी इस स्ट्रेंथ से डिसअपॉइंट हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये कहने के साथ वो अपने एक हाथ से एनर्जी जनरेट करता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे हर जगह एनर्जी फैल जाती है। मगर लियो बिल्कुल ठीक और सही सलामत होता है और दूसरी तरफ 9th प्रिंस का किसी ने हाथ पकड़ा हुआ होता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि 6th प्रिंस लुइया था। उसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये लुइया की ओरिजिनल बॉडी नहीं बल्कि ये उसका एक अवतार है, मगर उसकी ये क्लोन बॉडी भी इतनी पावरफुल है कि ये लियो को मार सकती है। और लुइया यहाँ पर लियो से कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मेरे ब्रदर ने तुम्हें यहाँ पर वेलकम नहीं किया। आज यहाँ पर वुल्फ मैनर के गॉड की बर्थडे है, इसीलिए हम लोग उन्हें यहाँ पे सिर्फ बर्थडे विश करने के लिए आए थे। मैं नहीं चाहता कि इस बर्थडे सेरेमनी को यहाँ पे खराब किया जाए। वो लियो से कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो, हम आपस में फाइट करेंगे। ये सुनते ही लियो कहता है कि ऐसा है तो फिर मैं भी चलूंगा, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम से वार्म अप करने का मौका नहीं मिला। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग फौरन से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाते ही वो सब लोग 9th प्रिंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि इस लड़के को मार दो, इसकी हड्डी पसली तोड़ दो। और यहाँ पर 9th प्रिंस वो लियो से कह रहा होता है कि तुम्हें मारने के लिए 6 ब्रदर की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे सिर्फ 2-3 अटैक्स के बाद तुम 3 फुट अंदर जमीन के धसे हुए होगे। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और दूसरी तरफ लियो वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये वर्ड संभाल कर रखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काम आएंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर एक बहुत ही जोरदार पाल मटेक करते हैं, जिसमें वो वॉरियर शुरू में लियो को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे लियो अपना प्रेशर बढ़ाता है। तो हम देखते हैं कि उसका हैंड प्रेशर इतना ताकतवर होता है कि वो वॉरियर उस हैंड प्रेशर को नहीं रोक पाता और उस अटैक से थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वहां से एक घर में जा गिरता है। लियो की पावर देखने के बाद सब लोग चौंक गए थे और उन लोगों को अब यकीन आने लगा था कि ये लड़का इतना ताकतवर है कि ये यिन टियानडी के ब्रदर को मार सकता है। और दूसरी तरफ वो 9th प्रिंस दोबारा से बाहर आ जाता है और एक साथ बहुत सारे स्पीयर अटैक्स कर देता है। मगर लियो अपने
सामने एक शील्ड बनाकर उन अटैक्स को काउंटर करता है, तो दूसरी तरफ वो वॉरियर्स कह रहे होते हैं कि अब समझ में आने लगा है कि ये लड़का कितना ताकतवर है और ये जिन ट्यांडी के ब्रदर को मार सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लियो सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए अचानक से अपने हाथ से एनर्जी क्रिएट करता है और उस बैरियर से निकलकर उस वॉरियर के पीछे आ पहुंचता है और उसे गर्दन से पकड़कर उछाल देता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक पंचेस मारते हुए उसे ऊपर की तरफ धकेलता जा रहा था। मगर यहाँ पे वो रुकने वाला नहीं था। उसके बाद वो उसे पकड़ता है और दोबारा से उसकी जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। लियो को अच्छी तरह से मालूम था कि वो वॉरियर भले ही इतना ताकतवर है जितना कि लियो है, मगर उसके बावजूद भी वो लियो के सामने चाय कम पानी है। हमें दिखाई दे रहा होता है कि लियो अचानक से एक स्पीयर निकालता है और वो स्पीयर उस लड़के की बॉडी में घुसा देता है, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि लियो ने एक बार में ही उसका खात्मा कर दिया था। और नीचे खड़े हुए वॉरियर जब अपने प्रिंस की यह हालत देखते हैं तो वो उसे बचाने के लिए फौरन से आगे बढ़ते हैं और लियो ने आते हुए देखता है तो वो अपने ममुद्रा हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उन सारे ही वॉरियर्स को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन सारे के सारे वॉरियर्स के साथ नाइन्थ प्रिंस को भी उसी स्पीयर के अंदर घुसा देता है। और क्योंकि वो वॉरियर्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं तो इसीलिए उनकी बॉडीज इरेज हो जाती हैं और नाइन्थ प्रिंस वो अभी भी उस स्पीयर में मौजूद था तो लियो उसे फौरन से नीचे की तरफ उछाल फेंकता है और उन लोगों से कहता है कि मैंने जानबूझकर इसे अवॉइड करने की कोशिश की थी क्योंकि मैं जानता था कि इसे मारना मेरी अपनी इंसल्ट है। लुया जब अपने जूनियर ब्रदर की हालत देखता है तो वो अब लियो से लड़ने के लिए खुद ही सामने आने की कोशिश करता है और उसके लिए हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्लैग फॉर्मेशन को यूज करता है। उसकी गोल्डन फ्लैग फॉर्मेशन वो अपनी जगह पर सेट होना शुरू हो जाती है, जिसके जरिए वो लियो को एक जगह लॉक कर देता है और फिर लियो से कहता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर काफी दम है। अगर तुमने जिन ट्यांडी के ब्रदर को ना मारा होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लेता, मगर बदकिस्मती से हम अब दोस्त नहीं बन सकते। ये सुनते ही लियो कहता है कि तुम अपने जीवी स्टार के पावरफुल वॉरियर्स के साथ मिले हुए हो, इसीलिए तुम भी भाड़ में जाओ। ये कहने के साथ वो आराम से उन फ्लैग फॉर्मेशंस को अपने आप से दूर कर लेता है। ये देखने के साथ लुया फौरन से खुद को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वो एनर्जी उस नाइन्थ प्रिंस की बॉडी के अंदर चले जाती है, जिसकी वजह से वो नाइन्थ प्रिंस दोबारा से उठकर बैठ जाता है और फिर लियो से कहता है कि अब तुम्हें मान गया कि तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम उस यिन ट्यानजी को मार सकते हो, मगर मैं अपनी सिर्फ 20% पावर के जरिए ही तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। इतना कहने के साथ वो नाइन्थ प्रिंस की बॉडी के साथ उसकी गोल्डन क्रो बॉडी को समन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे बड़े से विंग्स आ जाते हैं और उन व्हाइट विंग्स के साथ अब उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई थी और सिक्स प्रिंस के एसेंस की वजह से अब वो और भी ज्यादा ताकतवर बन गया था, जिसकी वजह से वो अपनी जायंट ग्रेट सन टेक्निक को भी यूज करता है, जिससे वो वहां पर बड़े बड़े सन्स क्रिएट करके लियो को एक ही अटैक में मारने की कोशिश करता है। मगर लियो से कहता है कि यकीन नहीं आता कि तुम अपने जूनियर ब्रदर की कॉर्प बॉडी को यूज करके मेरी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हो। मैं आज 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के जरिए तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि शायद तुम ये कभी नहीं भूल पाओगे। इतना कहते ही वो 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन पावर को अवेकन करके उससे बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट रिलीज करता है और वो सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट उन जायंट सन्स से जाकर टकरा जाते हैं, जिससे वो जायंट सन्स वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर वो वॉरियर भी काफी हैरान हो गया था, मगर लियो यहाँ पर 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद फौरन से उस वॉरियर के करीब आता है और उस वॉरियर का कोई भी अटैक लियो पर कोई असर नहीं कर रहा था और उल्टा लियो अपनी एनर्जी के जरिए उसे खींचकर अपनी तरफ ले आता है और हल्का सा टच करते ही उसे उठाकर दूर फेंक देता है और साथ में उसकी फ्लैग फॉर्मेशन को भी अब खुद से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसी तरह हम देखते हैं लियो दोबारा से उसकी बॉडी पर बहुत ही जोरदार हिट करते ही अपनी कॉम्बैट बॉडीज को उसके पीछे लगा देता है, जिससे वो उसे और भी ज्यादा बुरी तरह से पीटती हैं और लियो साथ में वो फ्लैग फॉर्मेशन भी कंट्रोल करता जा रहा था। ये देखकर सब लोग बिल्कुल चौंक गए थे कि लियो इतना ताकतवर है कि वो लुया को भी टक्कर दे रहा है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लियो अपनी पावर के जरिए उन सारे के सारे फ्लैग्स को अपनी तरफ खींचता है तो वो उन सारे के सारे फ्लैग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर
फिर अपनी लेजेंडरी कमान बाहर निकालता है जो कि उसे फेंगजुओ पीक पर मिली थी। वो उस लेजेंडरी कमान को खींचकर एक एरो इतनी तेजी से उसकी तरफ मारता है कि वो एरो फौरन उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे नाइन्थ प्रिंस की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ में लुया की वो अवतार बॉडी भी खत्म हो जाती है। और हमें लुया की रियल बॉडी को दिखाया जाता है। वो लियो के बारे में कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी अवतार बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और दूसरी तरफ हमें दोबारा से लियो को दिखाया जाता है। उसके पास यान आता है और उससे कहता है कि गोल्डन क्रो क्लान सच में बहुत ही अनलकी है क्योंकि उसने तुमसे दुश्मनी मोड़ ले ली है। मगर लियो कहता है कि यान, हमारा रास्ता एक नहीं है, इसलिए अब मुझे अपने रास्ते जाना होगा। पर यान उससे कहता है कि अरे ब्रदर, मैंने तो तुम्हें अभी इमोर्टल फुसेंग ट्री के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। मैं तो तुम्हें उसे सर्च करने के लिए इनवाइट करने वाला था। इमोर्टल ट्री का सुनकर लियो कहता है कि इमोर्टल ट्री, क्या ये कोई इमोर्टल मेडिसिन बना सकती है? जिस पर यान कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। एंशिएंट टाइम में इमोर्टल मेडिसिन अपीयर हुई थी मगर उसके बाद वो कहीं डिसअपीयर हो गई थी और कहा जाता है कि इमोर्टल मेडिसिन का फुसेंग ट्री के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है और फुसेंग इमोर्टल ट्री वो दोबारा से रीअपीयर होने वाला है। और जितने भी मेजर फैमिलीज हैं और पावरफुल वॉरियर्स हैं वो सारे के सारे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले हैं। तो लियो फुसेंग ट्री का सुनकर कहता है कि क्लासिकल हिस्टोरिकल बुक्स में फुसेंग एंशिएंट ट्री का रिकॉर्ड मौजूद है। हो सकता है कि मुझे स्टारी स्काई में ट्रेवल करने के लिए उस फुसेंग ट्री से कोई क्लू मिल जाए। और उसे पता चलता है कि फुसेंग ट्री असल में एंशिएंट डिवाइन डायनेस्टी के लोगों ने खुद से प्लांट किया था। उस टाइम का ग्रेट एम्परर जो कि खुद को सन गॉड कहता था, उसने खुद से ही फुसेंग ट्री सीड्स क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से ही फुसेंग ट्री जमीन से उगा था। ये टेक्निक एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक चली आ रही है और कहा जाता है कि ये सीड सिर्फ और सिर्फ सन एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इस ट्री के अंदर एक पावरफुल सुपरनेचुरल यांग एनर्जी मौजूद होती है। तो जितने भी लोग यांग कल्टीवेशन करना चाहते हैं वो इस फुसेंग ट्री से यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस ट्री के बारे में कहा जाता है कि इस फुसेंग ट्री का सिर्फ एक गोल्डन लीफ ही अगर जमीन पर गिर जाए तो आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहां पर जितने भी डिमोनिक बीस्ट हैं वो सारे के सारे जलकर राख हो जाएं। और एंशिएंट टाइम में ऐसा एक मर्तबा हो भी चुका है मगर उसके बाद कहा जाता है कि ग्रेट सन एम्परर वो डिसअपीयर हो गया था, जिसकी वजह से सन डिवाइन डायनेस्टी वो भी डिक्लाइन का शिकार हो गई और देखते ही देखते सन डिवाइन क्लान वो पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो गया था। पर यहाँ पर लियो से कहता है कि तुम इस काम के लिए मुझे क्यों चुन रहे हो? तो यानो से कहता है कि इस वक्त गोल्डन क्रो क्लान जितनी मुझसे नफरत करता है उससे ज्यादा वो तुमसे नफरत करता है, इसलिए अगर हम दोनों एक साथ होंगे तो हम उन्हें आराम से इनकाउंटर कर पाएंगे। और अगर उन लोगों को हमें मारना भी होगा तो वो पहले आपको मारेंगे फिर मुझे मारेंगे। ये सुनते ही लियो दिली दिल में हंसना शुरू कर दे ये सुनकर लियो हंसना शुरू कर देता है और दिली दिल में कहता है ये बंदा कितना घटिया और एक नंबर का चालाक इंसान है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फौरन से अपनी न्यू जर्नी को शुरू करते हैं जिसमें वो बंदा लियो को बता रहा होता है कि एंशिएंट टाइम में एम्परर की पेंटिंग जिस जगह मौजूद थी वो अब वहां से जा चुकी है। अब हम लोगों को वहां पर सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इमेजेस ही दिखाई दे सकती है और उस मैप के भी छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं जो कि टोटल 36 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके हर एक सेक्ट को अलग अलग दे दिए गए हैं। अगर हमें उस जगह पहुंचना है तो पहले हमें उस एंशिएंट मैप के पूरे फ्रेगमेंट पीसेस को तलाश करना होगा, जिसके बाद ही हम सही जगह पहुंच पाएंगे। और इस वक्त हम लोग जिस रिवर से गुजर रहे हैं ये रिवर एक थ्रोट रिवर की तरह है, यानी कि फुसेंग ट्री की तलाश में जितने भी सेक्ट्स यहाँ से गुजरेंगे उन सब के पास वो एंशिएंट फ्रेगमेंट्स मौजूद होंगे और हम यहाँ पर उन सब का शिकार करके उनसे वो फ्रेगमेंट्स छीन सकते हैं। जिस पर लियो कहता है इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमें यहाँ पर जाल बिछाने की जरूरत है, हमें सिर्फ उनसे वो फ्रेगमेंट छीनना है और फिर आगे की प्लानिंग करनी है। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है तुम सच में जीनियस हो और बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो, मगर क्योंकि हमारे पास एक पायरेट बोट मौजूद है और ये काफी ज्यादा स्लो है और हमें अगर गोल्डन क्रो क्लान को पकड़ना है और उसका मुकाबला करना है तो उसके लिए हमें इस बोट को अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना हम लोग उनसे पीछे रह जाएंगे। मगर लियो से कहता है कि जेवी स्टार में बहुत सारी फोर्सेस मौजूद हैं, सबसे पहले हमें
हमें किसका शिकार करना चाहिए। वो यान से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो यान कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक शिकार मौजूद है, मैंने उसके बारे में माइंड बना लिया है। जिस पर लियो कहता है कि वो कौन है। तो वो बंदा अपना फैन खोलकर उसे एक इमेज दिखाता है। वो इमेज असल में एक लड़की की होती है और वो लियो को बताता है कि ये लड़की जीवी स्टार की सबसे खूबसूरत लड़की है। मैंने इसके अलावा भी न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां देखी है, मगर वो सारी लड़कियां इस लड़की की खूबसूरती के सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। अगर मैं उस लड़की को अच्छी तरह से नहीं जान पाया तो शायद मैं अपने इनर डीमन को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही लियो कहता है कुछ देर पहले तुम बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहे थे, मगर अब तुम एक लस्ट माइंड की तरह एक लस्ट माइंड बॉय की तरह बात कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ अपने इनर डीमन को कंट्रोल करने के लिए मेरे साथ चल रहे हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें अब अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनते ही वो लड़का कहता है कि लगता है तुम अपने दुश्मनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। जिस पर लियो पूछता है क्या तुम येन टियांडी की बात कर रहे हो। तो वो बंदा बताता है कि हाँ, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। वो इमोर्टल पैलेस की तरफ अकेला ही गया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्योंकि पिछले 50,000 साल में कोई भी बंदा इमोर्टल पैलेस में अकेला नहीं गया था। मगर बदकिस्मती से येन टियांडी वो भी उस लड़की का दिल नहीं जीत पाया और उसने ग्वानहान पैलेस के मास्टर को अलर्ट कर दिया था। मगर उस टाइम के बाद से ही वो लड़की येन टियांडी की एक फेलो फ्रेंड बन गई थी। तो लियो कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर ये बात अब मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है। मुझे बताओ क्या वाकई में येन टियांडी के पास एक कंप्लीट मैप मौजूद है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इतना कहने के बाद अचानक उन्हें वहां पर फ्लावर लीफ नजर आते हैं, जिस पर वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो रेड ड्रेस वाला एक वॉरियर बैठा हुआ होता है और वो यान से कहता है कि सीनियर ब्रदर बहुत टाइम के बाद मिले हो। ये देखते ही यान फौरन से उस बोट की स्पीड को बढ़ाते हुए तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो रेड ड्रेस वाला वॉरियर फौरन से उन लोगों की शिप में आ जाता है और आते ही यान से कहता है कि ब्रदर मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, ताकि तुम भी अपने इनर डीमन से खुद को आजाद करा सको। उस वॉरियर को वहां पर देखते ही लियो पहचान जाता है कि ये तो वही वॉरियर है जो कि पहले लड़कियों के रुमाल उठाकर उन्हें सूंघ रहा था। और वो रेड ड्रेस वाला वॉरियर लियो को भी देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि ब्रदर हम पहले भी मिल चुके हैं। और लियो कहता है अगर तुम दोनों फेलो फ्रेंड्स हो इसका मतलब फिर ये है कि तुम्हारा लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। मगर यान कहता है कि नहीं ब्रदर तुम गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल इसकी तरह नहीं हूँ। मेरा डाउ पाथ वो बिल्कुल प्योर है, मेरा डाउ हार्ट वो बिल्कुल प्योर है। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को लस्ट टेक्निक से भी खुद से बहुत दूर रखा है। यहाँ तक कि मैंने अपने आप को लस्ट टेक्निक से भी बहुत दूर रखा है। मगर वो रेड ड्रेस वाला वॉरियर फिर यान से कहता है कि सीनियर ब्रदर आपको तो पता है ना मास्टर ने क्या कहा था, अपने इमोशंस को भूल जाना और अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना वो सिर्फ एक थॉट थी और तुम आज भी उस थॉट के पीछे पड़े हुए हो। तुम इतने लंबे टाइम से मुझसे दूर रहे हो और अभी भी तुम मुझे गले नहीं लगा रहे। और फिर लियो कहता है कि इसका मतलब फिर ये है कि तुम दोनों में से एक बंदा सिर्फ और सिर्फ बॉडी लस्ट के पीछे पड़ा हुआ है और दूसरा सिर्फ प्योर लव के पीछे पड़ा है। इसका मतलब फिर ये हुआ तुम दोनों के पाथ बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे भी अगर हमारे पास ज्यादा लोग होंगे तो हमारे पास जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। इसीलिए लियो उस बंदे को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर यान उसके लिए बिल्कुल भी नहीं राजी होता क्योंकि वो उसके लिए एक सर दर्द है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।